हेलो, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन जहां दिया था और सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन किन रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, ये मैंने बताया था। उसी में मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा भी होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, इसका प्रयोग किस परिस्थिति में होता है, कैसे किया जाता है, ये बात आज आपको समझनी है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है, साधारण भाषा में हम इसे कहते हैं स्वतंत्र कर्ता, यानी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। यदि अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की पहचान क्या होती है तो समझिए ध्यान से। यदि दिए गए सेंटेंसेस में, जैसे अगर एक सेंटेंस लिख दें द बेल रैंग, घंटी बजी, और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है द स्टूडेंट्स वेंट आउट, घंटी बजी, विद्यार्थी बाहर आ गए। तो आप यहां देख रहे होंगे, यदि दिए गए सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अलग अलग हो, यहां सब्जेक्ट है द बेल और यहां सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। यदि दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग हो तो पहले हमें इन दोनों सब्जेक्ट में से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पता करना होता है। तो अब यहां जानना यह आवश्यक हो गया है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते किसे हैं। तो वह सब्जेक्ट, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वह सब्जेक्ट जो दूसरे सब्जेक्ट को प्रभावित करता हो परंतु स्वयं उससे अप्रभावित रहता हो, ऐसे सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। यहां आप देख रहे होंगे, यहां है घंटी और यहां विद्यार्थी। घंटी बजने का प्रभाव विद्यार्थियों पर है, लेकिन विद्यार्थियों का कोई प्रभाव घंटी पर नहीं है। इसका मतलब यह जो सब्जेक्ट है वह विद्यार्थियों को, यानी इस सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है परंतु स्वयं इससे अप्रभावित है। तो जो सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को प्रभावित करता है और खुद उससे अप्रभावित रहता है, ऐसे सब्जेक्ट को ही हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। इसका मतलब ये तो बेल है, वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इसी तरह से अगर एक और सेंटेंस लिख दें, इट वॉज संडे, रविवार था। उसी में दूसरा सेंटेंस जो कंबाइन करने को दिया गया है, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं गए, हम विद्यालय नहीं गए। तो आप देख रहे होंगे कि यहां सब्जेक्ट है इट और यहां है हम। संडे का प्रभाव हम पर है, लेकिन हमारा कोई प्रभाव संडे पर नहीं है। इसका मतलब जो ये इट है वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो अब नियम समझना है। यदि दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, यहां सब्जेक्ट कुछ और है, यहां सब्जेक्ट कुछ और है, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तो उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पता लगाते हैं, उस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को लिख लेते हैं तथा जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की क्रिया है उस क्रिया को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और पार्टिसिपल क्या होता है इसके पहले के वीडियो में मैंने समझा रखा है, लेकिन पार्टिसिपल वाले वीडियो में मैंने उसे विस्तार से बताया हुआ है, लेकिन मैं यहां एक शॉर्टकट में आपको फिर से बता दूं कि अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की क्रिया इज एम आर वॉज वेयर होगी, यदि इज एम आर वॉज वेयर होगी तो आप बीइंग का प्रयोग कर लीजिएगा पार्टिसिपल के रूप में, और यदि उसकी क्रिया सेकेंड फॉर्म में होगी या हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होगी तो वहां आप परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लीजिएगा। यहां आप देख रहे होंगे जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्रिया है वह सेकंड फॉर्म में है, और जब क्रिया सेकंड फॉर्म में होती है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। और यहां पर भी इसे पार्टिसिपल में बदल दिया जाए तो हो जाएगा हैविंग और थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, रंग, उसका थर्ड फॉर्म होता है रंग। तो इस तरह से द बेल हैविंग रंग, और जो अंतिम क्रिया है वह फाइनाइट रह जाती है, द स्टूडेंट्स वेंट आउट। अब जैसा कि आपको शुरुआत में समझाया जा चुका है
कि जब सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रह जाती है तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाया करता है। यहाँ एक ही फाइनाइट वर्ब रह गई है, जो एक फाइनाइट वर्ब थी उसे हमने पार्टिसिपल बदल दिया हुआ है, सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बन चुका है। यहाँ अगर इसे हम सिंपल सेंटेंस बनाना हो हमें, तो संडे का प्रभाव हम पर है लेकिन हमारा कोई प्रभाव संडे पर नहीं है, इसका मतलब ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। और जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है तो हम इसे सबसे पहले लिख लेंगे और फिर इसकी क्रिया को, क्योंकि इसकी क्रिया इज एम आर वॉज वेयर है, तो उसे हम पार्टिसिपल में बदलेंगे और पार्टिसिपल के रूप में बीइंग का प्रयोग होता है, हो जाएगा इट बीइंग संडे, और जो अंतिम क्रिया है वह फाइनाइट रह जाएगी, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। अगर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की क्रिया पैसिव वॉइस में हो, यदि पैसिव वॉइस में हो तो आप पार्टिसिपल को भी पैसिव वॉइस के रूप में प्रयोग करिएगा। सपोज द बैंक वॉज क्लोज्ड, द बैंक वॉज क्लोज्ड, बैंक बंद था, और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है वी कुड नॉट विड्रॉ मनी, हम पैसे नहीं निकाल सके, तो बैंक का प्रभाव हमारे पर है लेकिन हमारा कोई प्रभाव बैंक के ऊपर नहीं है। इसका मतलब जो बैंक सब्जेक्ट है वह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अब बैंक यानी जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की क्रिया है उसे हम पार्टिसिपल बदल देंगे, इज एम आर वॉज वेयर लगा हुआ है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वॉज वर्ब के बाद जब थर्ड फॉर्म होती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। आप इसे पैसिव वॉइस मान लें, और अगर आपको लगता है कार्य लगातार हो रहा है तो आप बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं, बीइंग क्लोज्ड, और यदि आपको लगता है एक के बाद एक हो रहा है तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ हैविंग बीन क्लोज्ड, और अंतिम क्रिया फाइनाइट रह जाएगी, हो जाएगा वी कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। और इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, कर्ता भिन्न भिन्न होने चाहिए। अगर कर्ता एक समान हो जाएंगे तो पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा, यानी पार्टिसिपल वाले नियम का प्रयोग होगा, लेकिन कर्ता अलग अलग होते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होता है। इस तरीके से होता है। यदि आपको इसमें कोई बात समझ में न आई हो तो आप कमेंट के रूप में मुझसे प्रश्न करें, इससे संबंधित एक्सरसाइजेस कर लें। अगर कोई सेंटेंस आपको टेढ़ा लगता है तो आप उसे क्वेश्चन के रूप में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से भी इसकी चर्चा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।